तो जल चक्र में क्या है, देखो हमारे पास आजकल वर्षा का समय है, तो वर्षा कहां से आ रहा है? तो सीधे सीधे तो आपको दिखाई दे रहा है कि आसमान में बादल आते हैं ना, आसमान में उड़ते हुए बादल आते हैं और गरज के साथ फिर वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो बादलों का निर्माण कैसे होता है इसको हमको समझना है। बादलों का निर्माण बेटा ऐसा होता है, जैसे समुद्र, झील, नदी, सागर तथा अन्य स्रोत जहां पर अथाह जल राशि धरती पर है, क्योंकि धरती पर जो जल का मात्रा है वो सुनाई दे रहा है ना, जल का जो मात्रा है वो 3/4 भाग जल ही है पूरे भूमंडल में। ठीक है, और एक चौथाई भाग स्थल मंडल है। तो पूरे समुद्र में, समुद्र से क्या होता है, जब ग्रीष्म काल आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो पूरा जो जल है वो क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। कैसा होता है? वाष्पीकृत होने लगता है। अब आप कहोगे कि समुद्र के ऊपर से खाली वाष्पीकृत होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र के ऊपर से समुद्र का जल भी वाष्पीकृत होता है, नदी में है तो नदी का जल भी वाष्पीकृत होता है, तालाब है तो तालाब का जल भी वाष्पीकृत होता है। लेकिन बहुतायत बहुत बड़ी भाग में जो है समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर के तल का जल जो है अधिक मात्रा में वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत कहने का मतलब तापमान के बढ़ जाने के कारण जल जो द्रव रूप है उसका वाष्पीकरण होना, अर्थात वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बदल जाना। और जब भाप बन जाता है तो जल के जो संगठन है, जल का जो अणु है वो गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी तीसरी अवस्था है ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस, तो वो 3 अवस्थाओं में जल पाया जाता है। और ये अपनी अधिक ताप मिल जाने के कारण वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करके हल्की होकर के आसमान में उड़ जाता है भाप। ठीक है, और कहां कहां से वाष्पीकरण होता है? तो हमारे इस प्रकृति में जितना भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे अपने जीवन यापन करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए और अन्य उनकी जो दैनिक और अन्य क्रियाओं को, प्रकाश संश्लेषण जैसे भोजन ग्रहण, पाचन और फूड निर्माण, भोजन निर्माण आदि क्रियाओं के लिए वो भी जो है प्रकृति में खड़े खड़े वो क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से भूमिगत जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, जब भूमिगत जल का अवशोषण करते हैं तो एक पाइपलाइन लगी हुई है, हर एक पेड़ में एक पाइपलाइन है। ठीक है, उस पाइपलाइन के माध्यम से जो जड़ के द्वारा अवशोषित किया हुआ जल है, जिसको कहते हैं जाइलम वाहिनी, विज्ञान की भाषा में जाइलम वाहिनी बोलते हैं, उस वाहिनी के माध्यम से पेड़ पौधे की पत्तियों तक वो जल को पहुंचाता है। कौन? जाइलम वाहिनी ना। और पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र और स्टोमेटा है पत्तियों के नीचे भाग में, और पत्तियों से ही ये वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, हर एक पेड़ पौधे के पत्ती से भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और ये वाष्पीकरण आसमान में जाकर के, वाष्पीकरण मतलब जल के बूंदों का गैस में परिवर्तन होना, भाप में बदलना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, आसमान में जाने के बाद जैसे हम परत दर परत हम जब वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ किलोमीटर जाने पर वहां जो तापमान है वो तापमान क्या हो जाता है, पृथ्वी से अधिक ऊंचाई में किलोमीटर दर किलोमीटर जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहां जो है तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और तापमान कम हो जाने के कारण क्या होता है, जो वाष्प उड़ करके आसमान में गए हैं वाष्पीकृत होकर के, वो क्या हो जाते हैं, संघनित होने लगते हैं। ठीक है, मतलब संघनन की क्रिया होती है, गैसों के जो अणु हैं वो अपने पास पास आने लगते हैं, तापमान कम हो जाता है।
तो हम अवस्था परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा है कि जब कोई ठोस वस्तु को हम अधिक ताप देते हैं तो वह पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाता है, और अधिक ताप देते हैं तो जो द्रव अवस्था में होता है वो कहाँ चला जाता है, गैस अवस्था में आ जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि कोई गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है, उसको हम उसका तापमान को निकाल लेते हैं, मतलब उसको ताप कम कर देते हैं उसमें, तो वो क्या हो जाता है, पुनः द्रव अवस्था में आ जाता है, और द्रव अवस्था से पुनः फिर और ताप उससे कम कर लेते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम पहले कक्षा 6वीं में भी पढ़ा चुके हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है ना। तो जल का भी यही अभिक्रिया होने लगता है, वाष्पीकरण होता है, उसके बाद उस भाप का संघनन होने लगता है, और संघनन होकर के जब नजदीक आ जाते हैं वो उसके बाद पानी की बूंदों का रूप, द्रव का रूप आ जाता है। और अधिक ठंडा जब आसमान में हो जाता है तो समय समय पर देखोगे वो बर्फ का रूप, ठोस का रूप भी धारण कर लेते हैं, जो हमारे ऊपर ओलावृष्टि करते हैं। कभी कभी ओला बरसने लग जाता है, तो उसका वही कारण है। तो इस प्रकार से जो है जल फिर पूरे क्षेत्र में हवा के माध्यम से फैल करके वर्षा करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जल चक्र जो है, जल चक्र का चित्र आप देख रहे हो, ये देख रहे हो जल चक्र का चित्र। पहले यहां से समुद्र बताता है, नदी है, अन्य स्रोतों से भी जल क्या होता है, तीर के चिन्ह के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वाष्पीकरण, फिर बादल का बनना, ये सूर्य का प्रकाश दिख रहा है ना, और फिर यहाँ फिर पिघल करके वर्षा के रूप में पर्वतों, वन और अन्य क्षेत्रों में भूमंडल में वर्षा का होना। इस प्रकार से ये क्रियाकलाप जो है एक निश्चित समयांतर्गत होते चला जाता है, जिसको कहते हैं ऋतु परिवर्तन। वर्षा काल 4 महीना बरसने लगता है, फिर 4 महीना शीत ऋतु आ जाता है, फिर शीत ऋतु के बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ये वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण और संघनन ऐसी क्रम से चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं जल चक्र। अब आपका चैप्टर ये यहाँ पर 3-4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अध्याय 1 का प्रश्न तो कंप्लीट कर लिए होंगे। हाँ, तो अब क्या है, अध्याय 2 का भी प्रश्नोत्तर को धीरे धीरे बनाना शुरू कर दो, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते चला जाता हूं वैसे वैसे आगे भी आप काम को सुचारू रूप से चलाते रहो, ठीक है। अब फोन कॉल में कितना पढ़ाऊं, आपका कॉल उधर से उधर, मैं भी कॉल नहीं किया। तो जल प्रदूषण के कारण को कल देखेंगे, ठीक है, और कल देखेंगे जल प्रदूषण के कारण को। ऐसे छोटा छोटा करते भी पढ़ाएंगे ना तो बहुत पढ़ाई हो जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ, तब वो देखने